हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग की ईबीडब्ल्यूएस से असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की क्लासेस चल रही थी। फॉर्म आप सब लोगों ने फिल कर ही दिया होगा और अब अच्छे से तैयारी में लग जाएगी। कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स को मैंने टैग भी किया हुआ है, तो टैग प्रोडक्ट में जाकर भी आप उन बुक्स को परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें यूपी के जीके की भी, और साथ में जो आप लोग का कंप्यूटर आना है और जो कॉमर्स से रिलेटेड यानी कि जो आपके अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें आनी है। तो अकाउंट्स वाली तैयारी तो मैं आप लोग को करा ही रही हूँ, साथ में इसको भी पढ़ते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिप्रिसिएशन। इससे पहले हम बेसिक सारा पढ़ चुके हैं, अब बस उसमें आपका फाइनल अकाउंट्स बचा है। तो उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी एक बार देख लीजिए, जैसे कि डिप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट है, या जो एडजस्टमेंट्रीज की जाती हैं उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन भी आ जाता है, तो उन टॉपिक्स को भी क्लियर करना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, ह्रास क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, थ्योरी भी आता है, दोनों ही तरह के क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो क्या होता है डिप्रिसिएशन, सबसे पहले वो देखते हैं। तो मीनिंग है कि डिप्रिसिएशन की मीनिंग क्या होती है। तो डिप्रिसिएशन का मतलब होता है द वर्ड डिप्रिसिएशन इज राइट फॉर्म इन लैटिन वर्ड डिप्रेटम। यहाँ पर जो आपका डिप्रिसिएशन वर्ड है, अब ये वाले क्वेश्चन का आजकल बहुत ट्रेंड आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो है ये पूछा जाता है कि ये वर्ड किस भाषा से लिया गया है या इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर ये लैटिन वर्ड है डिप्रिसिएशन। कौन सा लैटिन वर्ड डिप्रिशियम जो है इससे लिया गया है, और इसकी मीनिंग जो होती है, डे का अर्थ हो जाता है गिरावट और डिप्रेशियम है उसका अर्थ हो जाता है कीमत। तो कीमत में गिरावट इसकी मीनिंग हो जाती है। अगर हम कहें कि क्या होती है इसकी मीनिंग, तो लैटिन भाषा से लिया गया, डिप्रेशन से लिया गया, इसकी मीनिंग है डे और प्रेशियम से मिलकर बना है। डे की मीनिंग हो जाती है गिरावट और प्रेशियम की मीनिंग हो जाती है कीमत। तो इस तरह कीमत में गिरावट को ही ह्रास कहा जाता है। तो ये इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी। Thus the word depreciation stand for decline in the value of asset। तो इस तरह से इसका क्या मीनिंग हो जाती है, परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट। उसके बाद है कि इट स्टैंड फॉर ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस डिक्लाइन। उसमें क्या होता है, क्रमिक और निरंतर गिरावट होती है। क्रमिक भी होती है और निरंतर गिरावट होती है। यानी कि जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, वैसे आप लोग को पता ही होगा कि मंथली नहीं, सॉरी, 6 मंथ पे होता है या ईयरली चार्ज किया जाता है। तो इसमें क्रमिक रूप से होती है, लगातार गिरावट होती रहती है। क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि स्कूटी लेकर आइएगा तो क्या होगा, जितने की आप स्कूटी परचेस करके लाएं, सपोज कर लीजिए 1 लाख की लाएं, अब उससे कम तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब आज के टाइम में, एक टाइम था जब इजिली 50-55 हज़ार में आ जाया करती थी, लेकिन अब 1 लाख से नीचे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। बैटरी वाली या जो इलेक्ट्रॉनिक होती है वो हो सकता है इससे कम हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम बात कर रहे हैं, जो आप लोग स्कूटी लाते हैं होंडा की, तो वो आपकी 1 लाख के नियर अबाउट ही पड़ती है। तो इसमें क्या है कि जितने की आप लेकर के आएँगे, लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, पर ईयर उसकी मार्केट वैल्यू घटती जाती है। मार्केट वैल्यू घट के एक टाइम ऐसा आता है कि वो ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद अगर आप बेचने जाएँगे तो उसकी आप अ, सेकंड हैंड हो जाएगी पहली बात तो, और बहुत कम ही दाम पे आपकी बिकेगी। भले ही आपने अच्छी कंडीशन में रखा हो, ज़्यादा टूट-फूट उसमें ना हुई हो, अच्छी कंडीशन हो, ज़्यादा चली ना हो, तब भी उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो यही हो जाता है डिप्रिसिएशन। सरल शब्दों में मूल्यह्रास को उपयोग और समय बीतने के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में स्थायी कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब ये कई तरीके का होता है। कई बार जो है आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी में क्या होता है, घिसावट आती है। मशीनरी में लगातार आप यूज़ करते जाएँगे तो उसकी जो पुर्ज़े हैं या जो उसमें पार्ट्स लगे होते हैं, वो धीरे-धीरे घिसते जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उनको रिप्लेस करा जाता है या उसकी वज़ह से वैल्यू कम होती चली जाती है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरह से, तो जैसे मोबाइल अभी आपने जो खरीदा, जिस टेक्नोलॉजी का आपने लेटेस्ट मॉडल लिया है, कुछ ही टाइम के बाद देखेंगे आप कि दूसरा मॉडल आ जाता है। तो ये क्या होगा, हाँ, ये टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, अप्रचलित हो जाएगी, लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे और उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो कई रीज़न्स होते हैं, आगे अभी देखेंगे हम कि डिप्रिसिएशन लगने के कारण क्या होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टूट-फूट हो तो ही डिप्रिसिएशन होता है, और भी रीज़न्स होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। कार्टर की डेफिनेशन, depreciation may be defined as the permanent and gradual decrease in the value of asset from any cause। मूल्यह्रास को किसी भी कारण से परिसंपत्ति के मूल्य में स्थायी और कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वही चीज है, डिफ्लेशन जितनी भी आप देखेंगे बात वही कही गई होती, लेकिन आपको बस एज इट इज जो बोला है उसको ध्यान में रखना है और ये पता करना है कि किसने कहा है।
क्योंकि डेफिनेशन काफ़ी टाइम से पूछी जा रही है, इसीलिए मैं जितनी भी आप लोग की वीडियोज़ लेकर के आती हूँ, सब में 1-2 डेफिनेशन ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, जिससे कि आप लोग अलग से नोट कर लीजिए और याद भी रखिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम में अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा किसकी है, तो वहाँ पर आपको मार्क्स कट भी हो जाएँगे अगर आपको एग्ज़ैक्टली नहीं पता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें, जैसे कि मैंने बताया था कि डिप्रिसिएशन के रीज़न सिर्फ़ एक यही नहीं होता कि आपके जो प्रोडक्ट है या जो भी आपके पास एसेट है उसमें टूट-फूट ही हो रही हो, और भी रीज़न्स होते हैं। तो कई तरह का हो जाता है डिप्रिसिएशन। हिरास, इसको मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है, जब हम जर्नल के बारे में या डेटाबेस सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया भी था। तो डिप्लेशन implies removal of available resources coal from coal mine, oil out of oil well। तो ह्रास का यहाँ पर कमी कहा जाएगा इसको। कमी का मतलब क्या होता है कि उपलब्ध संसाधन जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, उनको आप जैसे-जैसे यूज़ करते जा रहे हैं, यूटिलाइज़ करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे उसमें कमी आ रही है। तो जैसे कि कोयला खदान से जब आप कोयला निकालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोयला बनने में बहुत समय लगते हैं, बहुत वर्ष लगते हैं, तब जाके के कोयला बनता है। तो जब आप उसमें से कोयला निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगातार बनता ही चला जा रहा है और उस खदान में उतना ही रहेगा। जैसे-जैसे निकालते जाते हैं, उसकी क्वांटिटी घटती जाती है। इसी तरह तेल के कुएँ से जब तेल निकाला जाता है, तो धीरे-धीरे उसमें से तेल कम होता चला जाता है। तो इस वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज़ होते हैं, धीरे-धीरे क्या है, घटते जाते हैं और इसमें भी एक तरह का ये डिप्रिसिएशन होता है। लेकिन इसे डिप्रिसिएशन ना बोलकर क्या बोला जाता है, डिप्लेशन बोला जाता है, कमी बोला जाता है। तो इसको भी याद रखिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो कोल माइन्स होती हैं उसमें किस तरह का ह्रास होता है। तो वहाँ पर ऑप्शन में आपके दे रखा होगा अमोर्टाइज़ेशन है, डिप्रिसिएशन है, डिप्लेशन है, तो आपको यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, डिप्लेशन है। इंग्लिश में याद रखिए बेटर है, कई बार हिंदी में ट्रांसलेट करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर से या पेपर ट्रांसलेट होता है, तो वहाँ पर अक्सर गलत हो लिखा होता है। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि इंग्लिश में वर्ड्स को याद रखा करिए, बहुत आसान रहता है, कीवर्ड कितना आपको याद रहेंगे, हिंदी में कोई अलग-अलग नाम से भी होता है, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इंग्लिश में सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है याद रखने के लिए। तो इन तरह की चीज़ें जितने भी नेचुरल सोर्सेज़ होंगे, सिंपल से याद रखिए उसमें जो कमी हो रही है वो डिप्लेशन कहलाती है। उसके बाद आ जाता है अमोर्टाइज़ेशन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज़ गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इट इज़ कॉल्ड अमोर्टाइज़ेशन। कि जो अमूर्त संपत्तियाँ होती हैं, जैसे कि सावधान है यहाँ पर गुडविल होगा, ख्याति, जो ख्याति होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं ख्याति की वैल्यू तो आप लोग निकालते हैं, लेकिन ख्याति को आप देख नहीं सकते। लेकिन ये एसेट है, किस तरह की है? इंटेंजिबल एसेट में आती है। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, आदि को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया को परिशोधन कहा जाता है। उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये जो डिप्रिसिएशन लगता है, ये आप लोग का एक फिक्स चार्ज से लगता है, मोस्टली 25% ही लगता है इसमें। डिप्रिसिएशन जो होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको अमोर्टाइज़ेशन कहा जाता है। ये भी एक तरह की कमी, लेकिन इसका अलग नाम है, परिशोधन या फिर अमोर्टाइज़ेशन नाम है इसका। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, अब एक और यहाँ पर दे रखा है, ये आप लोग को बहुत ही रेयर है जो देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कुछ अलग टाइप के अगर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब ज़्यादातर क्वेश्चन देखने में आ रहे हैं, जो अब जो नए आते हैं, वो एआई के थ्रू बन रहे हैं। तो वहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए तैयार करने की। जैसे कि अब एटीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम सब हुए हैं, ज़्यादातर जो पेपर्स बने हैं या यूपी टेट का हुआ, एआई के थ्रू कहा जा रहा है कि बन रहा है। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो ये वाला जो है कि डेलेप्टेशन जो होता है, द टर्म डेलेप्टेशन रिड्यूस टू डैमेज डन टू अ बिल्डिंग और अदर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग टेंडेंसी। इसको हिंदी में जीर्णता बोला जाता है। इसका अर्थ क्या होगा कि किसी इमारत या अन्य संपत्ति को प्रवृत्ति के दौरान हुई क्षति, कि जब उसको बनाया जा रहा होता है या उसके मेंटेनेंस से होता है, तो उस टाइम पर जो क्षति हो जाती है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये इतना ऐसे यूज़ में नहीं आता है, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है अकुशल ऑब्सोल्सेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। When an asset becomes outdated due to new or improved technology or invention, this is called obsolescence। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है, नए-नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं वो उनकी मार्केट वैल्यू घटती जा रही है। सिंपल सा अगर वॉशिंग मशीन की बात करें, तो पहले जो तरीके से आती थी कि आप लोग जो वॉशिंग मशीन में, वैसे अभी भी आ रही है, लेकिन उसकी क्या है, मार्केट वैल्यू कम होती है, उसके प्राइस कम होता है। और जो पूरी तरह से आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसानी से एक बार आप उसमें कपड़े डालिए, आपके जो धुल करके निकल आते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपके लिए सुविधाएँ ज़्यादा होती हैं, तो टेक्नोलॉजी है धीरे-धीरे क्या हो रही है, अपडेट होती चली जा रही है। पहले कार्स जो आती थी, आपको खुद से चलाना है सारी चीज़ें, अब ऑटोमेटिक कार्स आ गई, उनको चलाना बहुत ईज़ी होता है। अब इंडिया में नहीं, लेकिन विदेशों में तो इस तरह की भी कार्स आ रही हैं, जहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो भी नहीं होगा और कार चलती है, ऑटोमेटिक होती है पूरी तरह से।
तो क्या है, धीरे-धीरे डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है, नए-नए इन्वेंशन्स आ रहे हैं, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, अगर वो यूज़ में भी है, तो भी उसकी वैल्यू घटती जाती, कम हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है, उसमें भी जो अपक्षलन हो गया एक तरह समझ लीजिए उसका, अब वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आ रही है, तो वो भी एक तरह का डिप्रिसिएशन ही होता है। तो ये इतने अलग-अलग टाइप्स होते हैं, इसमें क्वेश्चन जो बनेगा आपसे, आपको उसके बारे में दे देगा, जैसे कि अभी जैसे अ, कोल माइन्स की बात हुई थी, जो कोयले की खदान होती है और ये पूछेगा कि ये किस तरह का डिप्रिसिएशन है। तो ये ऑप्शंस में ये सारे पॉइंट आपके रहेंगे। आपको बताना है कि कौन-सा डिप्रिसिएशन में जाएगा। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके डिप्रिसिएशन से बनेगा। ऐसे तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिप्रिसिएशन से, एक टाइप इसका ये भी होता है। अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑन ऑफ डिप्रिसिएशन कि क्या विशेषताएँ होती हैं डिप्रिसिएशन की। अभी तक आपको डिप्रिसिएशन के बारे में और उससे जुड़ी जो अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, उनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट है कि डिप्रिसिएशन में बी फिजिकल एंड फंक्शनल। मूल्यह्रास जो है वो भौतिक और कार्यात्मक हो सकता है। इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। ये किस तरह का एक्सपेंस होता है? ये आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन कैश एक्सपेंसेस उसमें से कौन-सा है? तो डिप्रिसिएशन भी जो होता है आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। यानी कि इसको डिप्रिसिएशन को चार्ज तो किया जाता है, लगाया तो जाता है, लेकिन डायरेक्टली कैश में नहीं रहता है इसका। इस वजह से क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस गैर नकद या गैर रोकड़ व्यय कहलाते हैं। इस पॉइंट को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। एक आप लोग कॉपी बना लीजिए, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बोलती जाऊँ, उसको अलग से नोट कर लिया करिए, कि एग्ज़ाम में जब आप लोग एग्ज़ाम होगा, उससे कुछ दिन पहले उस कॉपी को अलग से याद किया करिए। जिससे कि वो सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहें, एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन बने, तो वहाँ पर आपको टाइम ही नहीं लगेगा सोचने में और आप आंसर लगा लेंगे। तो अलग से ज़रूर एक कॉपी बनाया करिए, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया करिए। फिर आ जाता है, इट इज़ द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये लाभ पर लगाया जाने वाला भार है और ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पूछा जाएगा कि जो डिप्रिसिएशन होता है वो कैसे चार्ज किया जाता है, किस पर लगाया जाता है। लाभ का समायोजन होता है, लाभ का प्रयोग होता है, या फिर ये वाला हो जाएगा कि लाभ पर लगाया जाता है। तो ये क्या है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है उसमें से आप लोगों को याद होगा कि जब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स निकालते थे आप लोग, यानी कि कितने परसेंट दिया जाना है डिविडेंड, तो वहाँ पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स निकाला जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमारे पास आता है उसमें से हम डिप्रिसिएशन को भी लेस करते हैं। तो ये डिप्रिसिएशन जो होता है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट ही चार्ज किया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। फिर आ जाता है, डिप्रिसिएशन इज चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओनली। तो बेसिक सी चीज़ आपको अच्छे से पता है कि जो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है, जो आपकी स्थायी संपत्तियाँ होती हैं उन पर ही लगाया जाता है। तो अब समझ में आपके आ गया होगा कि फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स में मेनली आपके वो पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वैसे तो थ्योरी में बहुत कुछ होता है, आपको करने को मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊँ, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपको बीकॉम नहीं करना है, आप बीकॉम नहीं कर रहे, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन में कुछ स्पेसिफिक या कुछ कहिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो वो पॉइंट्स को तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। आगे तो आप सभी लोग जानते हैं, जब जॉब होती है तो वहाँ पर इन सब का कोई यूज़ होता ही नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना ये सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, कि क्या उद्देश्य होते हैं मूल्यह्रास देने के। अगर ना लगाया जाएगा तो क्या नुकसान होगा। इसमें पहला पॉइंट आ जाता है मैन्युफैक्चरर, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होगा, यानी कि जो निर्माता होता है, वो निर्माता सही वस्तु की सही लागत का जानकारी उसको मिल सके, यानी कि ये जान सके कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की आज के टाइम में वैल्यू क्या है। जैसे कि अगर आपने कोई एसेट है या कोई फर्नीचर है, 3 साल पहले अगर खरीदा है, 3 साल पहले आपने उसको खरीदा है, सपोज़ कर लीजिए 50K में, 50,000 में उसको आपने खरीदा है। तो सिंपल सी बात है, 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स उसकी वैल्यू क्या 50,000 ही है। आफ्टर 3 इयर्स उसकी वैल्यू अब 50,000 नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, उसकी पॉलिश भी जा रही है, हो सकता है कहीं से कुछ टूट-फूट भी हो, तो धीरे-धीरे क्या है, उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, वो 50,000 नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स में अभी भी 50,000 की ही वैल्यू पे दिखा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपका की जो बुक्स होंगी वो सही वैल्यू नहीं दिखाएँगी, आपकी बिज़नेस की सही फाइनेंशियल स्टेटस को नहीं दिखाएँगी। इसलिए क्या होता है कि इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी होता है। फिर आ जाता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जब वर्ष का आपको लाभ निकालना होता है तो वहाँ पर भी डिप्रिसिएशन, आपको याद होगा, आप पीएनएल जो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन दिखाया जाता है कि कितना डिप्रिसिएशन आया है। तो वहाँ पर भी प्रॉफिट आप सही दिखा सके, इसके लिए भी डिप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है। फिर आ जाता है
टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, संपत्तियों के प्रतिस्थापन की व्यवस्था करना। तो इसमें ये रहता है कि हम जो डिप्रिसिएशन होता है, जैसे कि सपोज कर लीजिए इस फर्नीचर पर 10% लग रहा है, तो अगर 10% लग रहा है इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो सिंपल सी बात है 5000 पर ईयर लग रहा है। 5000 50,000 का 10% अगर आप निकालेंगे तो 2 जीरो चले जाएंगे, 5000 आएगा। तो 5000 अगर हर साल कट रहा है तो ओवरऑल कितने सालों में जो एसेट होगी आपकी, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ओवरऑल कितने साल होगा, तो सिंपल सी बात है 5000 50,000 को आप 5000 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 50,000 को जो वैल्यू थी हम 5000 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ रहा है 10, यानी कि 10 ईयर्स 10 साल के बाद ये जो फर्नीचर की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जानी है। तो हम 10 साल बाद हमको रिप्लेस करना पड़ जाएगा इस फर्नीचर को। तो 10 साल बाद जब हम रिप्लेस करेंगे यानी कि दूसरा फर्नीचर लेकर के आएँगे, तो वहाँ पर हमें उसके लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे, फंड भी तो चाहिए होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे डिप्रिसिएशन फंड बना दिया हमने उस एसेट का, और हर साल हम वही 5,000 जो डिप्रिसिएशन लग रहा था उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं उस फंड में। तो 10 साल के बाद हमारे पास ऑलरेडी क्या होगा, वो 50,000 रुपए इकट्ठा होंगे, जिससे कि हम आसानी से रिप्लेस कर पाएँगे और बिज़नेस पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा। प्रॉफ़िट के अगेंस्ट ही चार्ज किया जाता है, अभी आपने पढ़ा है। तो आगे 10 साल के बाद प्रॉफ़िट पर इकट्ठा से 50,000 रुपए का जो है वो पड़ेगा, और 5-5 हज़ार रुपए निकालते रहेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे सिंपल सी बात है। आप ही लोग हैं, अगर पर ईयर कुछ सेविंग्स करते रहिए तो आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएँगे। तो जिससे चाहे आप जो भी चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए है और पूरा का पूरा आपको पैसा वो कहीं से ऐड करना पड़े, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके लोन लेना पड़ सकता है, कोई भी रीज़न होगा। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बिज़नेस के लिए। जिस तरह लाइफ़ में हम सारी चीज़ों को फ्यूचर के लिए वो करके चलते हैं कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो पहले से ही हम उसके बारे में इंतज़ाम अपना रखते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमको ज़रूरत पड़े तो हमारे पास इतना अमाउंट हो। तो सेम वही चीज़ बिज़नेस के लिए भी रहती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, रिप्लेसमेंट की जब टाइम आए तो हमारे पास इतना फंड इकट्ठा हो कि हम आसानी से रिप्लेस कर सकें उस एसेट को। तो ये हो जाता है आपका ये भी एक रीज़न हो जाता है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। अब आप लगाएँगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने साल वो एसेट चलनी है हमारी। फिर आ जाता है टू फाइंड आउट करेक्ट फाइनेंशियल पोज़ीशन, सही वित्तीय स्थिति, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, अब ये भी होता है। अब प्रॉफिट में से अगर आपने पर ईयर 5,000 नहीं हटाए होते, तो क्या होता है इस 5,000 पर भी आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन डिप्रिसिएशन जो कि टैक्स लगाने से पहले ही प्रॉफिट में से घटा दिया जाएगा, तो वहाँ पर 5,000 से टैक्स आपका कम हो जाएगा। और ये पूरी तरह से लीगल है। क्योंकि जो लगाया जाता है इनकम टैक्स आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, पूरी तरह से लीगल है, इसलिए लगाना भी कंपल्सरी हो जाता है। तो ये सारे रीज़न्स हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिस वजह से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और यहाँ से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आ जाता है कि कारण क्या होते हैं? क्या रीज़न होता है, क्यों लगाया जाता है डिप्रिसिएशन को? तो पहला कारण है द कॉज़ ऑफ डिक्लाइन ऑन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट में बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज़। स्थायी संपत्ति के बहुमूल्य में गिरावट के कारणों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हो जाता है फिजिकल, भौतिक। तो फिजिकल कॉज क्या हो जाएंगे, एक वेयर एंड टेयर होता है, दूसरा डिस्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बनता है कि कौन सा फिजिकल है और कौन सा फंक्शनल रीजन है जिसकी वजह से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो फिजिकल रीजन क्या है, वेयर एंड टेयर, यानी कि टूट फूट। जब आप मशीन को चला रहे हैं तो उसके पुर्जे जो होते हैं, जो उसके छोटे छोटे से जो है उसके पुर्जे होते हैं वो टूट सकते हैं। उसमें जो है घिसावट आ सकती है, तो जिससे आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये भी रीज़न हो जाता है डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाना, कभी-कभी क्या होता है कि अ, ऐसे एरिया में या है जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हैं बहुत जगह बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा अचानक से जो होगा वो जो भी मशीनरी है या जो भी उनकी पूरा प्लांट ही है, वो भी तब पूरा जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत से रीज़न्स हो सकता है, तो ये फिजिकल कारण होते हैं। फिर दूसरा आ जाता है फंक्शनल। फंक्शनल में हो जाएगा कि फंक्शनल कॉज़ में बी एज़ फॉलोज़, कौन-कौन से होते हैं। पहला है ऑब्सोलेंस अपचलन, ये तो आपने देख ही लिया कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है, नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे क्या है यूज़ में नहीं आती हैं, नई चीज़ें हम लोग यूज़ करने लगते हैं। अब जैसे कि अब स्मार्टफ़ोन चल रहे हैं, आप लोग टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो बहुत ही कम आप लोग को ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आज भी जो कीपैड वाले फ़ोन हैं वो यूज़ करते हों। वैसे एक बात ये है कि कीपैड वाले फ़ोन जो होते हैं अगर आपको बात-वात करनी है सिर्फ़ तो उसके लिए सबसे अच्छे होते हैं और टाइम भी बहुत बचाते हैं। जब से ये स्मार्टफ़ोन आया है तब से जो है टाइम बहुत वेस्ट होता है क्योंकि सोशल साइट्स है इन सब चीज़ों पर टाइम आप लोग का बहुत चला जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। हर चीज़ के प्रोज़ और कॉन्स होते हैं। अच्छी क्या है कि इसी के थ्रू इसी फ़ोन के थ्रू आप लोग ये क्लास ले पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो पढ़ने की अगर पर्पज़ से देखिए तो भी आपके लिए ईज़ी है।
कि आपको सारा मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। मेरे चैनल पे हो कहीं भी हो, आप लोग को फ्री में भी प्रोवाइड बहुत चैनल जो है करा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो हर चीज़ के अच्छे भी यूज़ हैं, बुरे भी यूज़ हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अपने लिए, अपने बेनिफिशियरी के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये अपर प्लान हो गया। दूसरा आ जाता है दूसरा आ जाता है इनएडुकेसी, यानी कि अपर्याप्तता। तो कभी-कभी ये भी होता है कि वो चीज़ जो होती है जैसे कि अभी आप लोग 500 यूनिट सपोज़ कर लीजिए बना रहे थे, लेकिन अब आप जो है अपने जो बिज़नेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप 1000 यूनिट बनाना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी मशीनरी उसकी क्षमता अगर 500 यूनिट ही है, तो अब आपको नई चाहिए होगी मशीनरी जो 1000 यूनिट को बना सके। तो यहाँ पर ये भी होता है कि कभी-कभी अपर्याप्तता के कारण भी उस मशीन को हटा कर के हमें नई को लाना पड़ता है। फिर आ जाता है फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम, यानी कि समय का क्षय। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बहुत टाइम लगता है और कुछ चीज़ें होती हैं स्पीड से काम करती हैं, तो उसकी वजह से भी हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की तरफ आते हैं। डिप्लेशन, कमी, ये तो आप लोग को बता ही दिया, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे-जैसे आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पानी को बचाइए, वाटर को सेव करिए। क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे क्या हो रहा है, अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कितना क्राइसिस चल रहा है मुंबई में, इन सब जगहों पर या राजस्थान में, जहाँ पर पीने की पानी तक की बहुत ज़्यादा कमी है। और कम से कम कुछ ऐसे एरियाज़ जैसे यूपी है, बिहार इन साइड में कम से कम पीने के पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी की भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वाटर को भी सेव करिए। फिर आ जाता है एग्ज़ॉस्शन, यानी कि समाप्ति, कि कभी-कभी वो चीज़ें होती हैं धीरे-धीरे समाप्त हो गई हैं, अब वो नहीं अवेलेबल है हम लोग के पास, इस वज़ह से भी क्या होता है कि उसमें कमी आ गई है। तो ये रीज़न हो जाते हैं आपके जो डिप्रिसिएशन लगता है। 2 थे, दोनों मैंने बता दिए, उसके अंदर भी जो-जो चीज़ें आती हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है कि मेथड्स क्या होते हैं, चार्ज कैसे करा जाता है डिप्रिसिएशन को। तो चार्ज करने की अगर हम बात करें कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा, एक तो ये आएगा कि न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल भी इससे पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लेगा। जो ज़्यादातर पूछता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालिए, कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट्स दे देगा, तो कॉस्ट बता देगा, डिप्रिसिएशन का परसेंटेज बता देंगे और ये कहेंगे इतने सालों के लिए चार्ज करना है आपको। या कभी-कभी डिप्रिसिएशन दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कितनी परसेंटेज पर लगा है ये बताइए। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से बनते हैं और डब्ल्यूडीवी मेथड से बनते हैं। अभी आगे उसे भी देखेंगे। और दूसरा यहाँ पर मेथड्स पूछेगा, कुछ मेथड्स होंगे, आपसे कहेगा कि कौन-कौन से इसमें से डिप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड्स हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके जो मेथड्स हैं उससे बनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग ग्रुप। पहला आ जाता है यूनिफॉर्म चार्ज मेथड, यानी कि एक समान शुल्क विधियाँ। इसमें कौन सी आती है, यानी कि पर ईयर एक जैसा ही लगेगा, चेंज नहीं होता है। जैसे कि 10% है, 50,000 का 10% का भी एग्जाम्पल आप लोग को समझाया था, तो 5,000 ही पर ईयर लगना है, चेंज नहीं होना है। कौन से होते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि निश्चित किस्त अगर बांध दी जाती है। रिप्लेशन मेथड, यानी कि जो आपकी कमी विधि थी। और मशीन आवर रेट, यानी कि मशीन घंटा दर विधि, जितने घंटे मशीन चली है उसके बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। आपने पढ़ा होगा बहुत डिप्रिसिएशन के मेथड्स के बारे में, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। इस तरह से पढ़िएगा तो आप लोगों को एक ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे-कैसे चार्ज किया जाना है, तो कोई भी आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर आ जाता है डिक्लाइन चार्ज मेथड, जिसमें कि आपकी कमी आती जाती है। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो जाता है ह्रासमान शेष विधि, जिसको कि आप लोग डब्ल्यूडीवी भी कहते हैं, यानी कि पर ईयर क्या होगा, घटता जाएगा। जैसे कि 50,000 का भी आप लोग को एग्जांपल दिया था, उसी से चलते हैं। तो 50,000 है, तो आपने अगर 10% लगाया तो 5,000 हुआ फर्स्ट ईयर का। अगर जब हम सेकंड ईयर लगाने जाएँगे तो 50,000 पे नहीं लगाएँगे। इस 50,000 में से हम इस 50,000 को क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। अब कितना बचेगा आपके पास, 45,000 बचेगा। तो नेक्स्ट डिप्रिसिएशन जो लगेगा इस 45,000 पे लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। तो सेकंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन आया 4500 आया, फर्स्ट ईयर का 5,000 आया था, उसके बाद 4500 आया। तो इस तरह से क्या होगा, फिर अगले बार में निकालेंगे तो इस 45,000 में से इस 4500 को लेस कर देंगे, उस पर चार्ज करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, डिप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है वो घटती चली जाती है। और ये वाला मेथड थोड़ा सही भी रहता है कि आपने 5,000 कर दिया, तो हर साल जो प्रॉफिट है उसको उतना ही भार पड़ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जितनी वैल्यू अब रह गई है हमारी एसेट की, उसी के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो इनकम टैक्स में जो मेथड यूज़ होता है, अक्सर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकम टैक्स में, आयकर में कौन-सा मेथड यूज़ होता है, तो इनकम टैक्स में इसी मेथड को सही माना गया है। फिर आ जाता है
सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड वर्षों का योग अंक विधि है। डबल डिक्लाइनिंग मेथड द्विघात विधि है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी डिटेल में भी मैंने समझाया है, अभी देख लीजिए कितने टाइप की होती हैं। फिर अदर मेथड्स में आ जाएगा ग्रुप डिप्रिसिएशन मेथड है, समूह मूल्यह्रास विधि है, एन्युटी मेथड आ जाता है, वार्षिकी विधि, इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास की सूची प्रणाली, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, बीमा पॉलिसी विधि। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने स्टूडेंट ने इतनी मेथड्स को पढ़ा था अभी तक, कि इतने टाइप्स के मेथड्स होते हैं डिप्रिसिएशन निकालने के। ये आपके एग्जाम में अगर इसमें से कोई दे देगा और ये पूछेगा इसमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है, तो वहाँ अगर आपने सारे नहीं पता होंगे आपको मेथड्स, तो वहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए सारी ही चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन अब इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन सी है उसको देख लीजिए। But out of the methods mentioned above, two methods are more popular, straight line method और written down value method। दो ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनसे कि क्वेश्चन भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेंगे, वो देखिए। पहला हो जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें क्या रहेगा, अंडर दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ इन एवरी अकाउंटिंग ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। इसमें क्या रहेगा कि इस विधि के अंतर्गत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में प्रत्येक लेखा वर्ष में मूल्यह्रास की एक समान राशि जो होती है वो बट्टे खाते यानी कि जो डिप्रिसिएशन ह्रास खाता होता है उसमें डाली जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड टू नील और इट इज रेजिडुअल वैल्यू। इसमें क्या होता है कि परिसंपत्ति का अपलिखित मूल्य शून्य या उसके अवशिष्ट मूल्य तक कम कर दिया जाता है, यानी कि इसमें जो लास्ट में जो रह जाती है वैल्यू वो जीरो ली जाती है। जैसे कि 50,000 वाला एग्जांपल अभी हमने जो लिया था, 50,000 का फर्नीचर था, पर यार आप उस पर 10% का चार्ज कर रहे हैं, 10% का, और अभी हमने निकाला ही था कि इसकी लाइफ कितनी है। लाइफ इसकी हमारी निकल करके आई थी 10 ईयर की। पूरी वीडियो को अच्छे से देखा करिए ध्यान से, क्योंकि एक एग्जांपल ही मैं लेकर के चलती हूँ, उसी को पूरी वीडियो में रहेगा जिससे कि आपको आसानी से उसको हर तरह से आप समझ पाएँ। तो एक एक चीज़ पॉइंट वाइज आपके दिमाग में बैठती जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैंने इसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया था। तो 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5000। अब इसी 50,000 को हम 5000 से डिवाइड करेंगे तो लाइफ इसकी कितनी निकल के आएगी, 10 साल की निकल के आएगी। यानी कि 10 साल के बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। कोई भी उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो अवशेष मूल्य जो होता है वो नहीं बचेगा। तो जो ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है उसमें कोई भी वैल्यू लास्ट में नहीं बचती है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि वो कौन सा मेथड होता है जिसमें कि कोई भी स्क्रैप वैल्यू लास्ट में नहीं बचती। आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM शॉर्ट में बोलते हैं, या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल आपका इसी तरह से रहेगा। लाइफ तो नहीं निकालने को देता है, परसेंटेज निकालने को देता है कि कितनी परसेंटेज है ये बताना होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। अब इसमें दूसरा मेथड जो होता है वो WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, या फिर इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। दो नामों से है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने तो WDV कहा था, ये ह्रासमान शेष विधि क्या है। दोनों एक ही है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अंडर दिस मेथड अ फिक्स परसेंटेज ऑफ द डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिटर्न ऑफ इन एवरी अकाउंटिंग ईयर एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड टू इट्स रेजिडुअल वैल्यू। इसमें क्या होता है, संपत्ति के घटते मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत प्रत्येक लेखा वर्ष में बटे खाते में डाला जाता है और संपत्ति के मूल्य उसके अवशिष्ट मूल्य तक कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को अभी इसी एग्जाम्पल के थ्रू बताया ही था, कैसे 50,000 की थी तो पहले साल कितना लगा उस पर 5,000 का लगा था फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा, 50,000 में से 5,000 को हम लेस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 45,000। अब इस 45,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,500 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब लिया जाएगा तो इस 45,000 में से इस 4,500 को लेस कर दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो चार्ज किया जाएगा। अब 10% के हिसाब से थर्ड ईयर में कितना डिप्रिसिएशन आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसमें लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम 10% चार्ज करेंगे, कितना आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि इसमें कितना आएगा। और अगर कुछ आप लोग को अच्छे समझ में आ गया है तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताइएगा कि फिफ्थ ईयर में भी कितना डिप्रिसिएशन आएगा, थर्ड ईयर में और फिफ्थ ईयर में कितना डिप्रिसिएशन निकल करके आएगा। दूसरा पॉइंट हो जाता है द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन डिक्रीजिंग, ये तो आप देख ही रहे हैं, पहले साल 5,000 था, फिर 4500 हुआ और नेक्स्ट ईयर का उससे कम आएगा। तो क्या है, जो ह्रास निकल करके आ रहा है वो घटता जा रहा है। फिर आ जाता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट, मूल ह्रास की दर स्थिर रहती है। इसमें आपका ये जो परसेंटेज है इसमें कोई फर्क नहीं आएगा,
हर साल 10% ही लगेगा। अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लीजिए। 4500 था, 45,000 पर निकालिए, अपॉन में आ जाएगा 45,000 इंटू 100। जीरो से जीरो चला गया, ये से ये जीरो गया, वन टाइम जाएगा और जीरो यहाँ पर आ जाएगा 10%। तो परसेंटेज की वैल्यू जो होगी वो नहीं घटेगी। और अगर परसेंटेज निकालने को आता तो इसी तरह निकाला जाएगा। जो डिप्रिसिएशन उसे रखिए, टोटल वैल्यू रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, आ जाए। तो ये तरीका होता है। ये दोनों जो इम्पोर्टेंट मैथड थे वो मैंने आपको समझा दिए कि अगर न्यूमेरिकल भी इनसे बनते हैं तो किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। अब आइए कुछ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं। और ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम्स में अलग अलग आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, डिप्रिसिएशन अराइजेस ड्यू टू, मूल्यह्रास किसके कारण होता है? फिजिकल वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुद्रा के मूल्य में गिरावट नहीं होती, वस्तु के मूल्य में गिरावट होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। परिसंपत्ति के बाजार मूल्य में गिरावट, लेकिन साथ में यहाँ पर किसके कारण पूछा था, आपसे ये नहीं पूछा तो होता क्या है, कारण पूछा। तो कारण क्या है? फिजिकल वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट, संपत्ति का भौतिक जो क्षरण होता है उसकी वजह से डिप्रिसिएशन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिर आ जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड वेयर कॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की लागत उसके उपयोगी जीवन काल में आवंटित किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि जो प्राकृतिक संसाधन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाएगी तो उस पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन नहीं कहते, अमोर्टाइजेशन नहीं कहते, कैपिटलाइजेशन नहीं कहते, क्या कहते हैं? डिप्लेशन कहते हैं। और हेरासी लिखा होगा तो वहां पर कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा, इसीलिए मैं आप लोग से बार बार कह रही हूँ इन सारे पॉइंट्स को इंग्लिश में याद रखिएगा, वो ज्यादा आसान होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मशीन दैट कॉस्ट ₹1,20,000 हैज accumulated depreciation of ₹50,000, द बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज, 1,20,000 की लागत वाली एक मशीन का संचित मूल्यह्रास 50,000 है, मशीन का वही मूल्य क्या होगा? 50,000, 70,000, 1,20,000, 170,000। यहाँ पे आपसे ये बताया है कि डिप्रिसिएशन कितना है और ये बताया है कि उसकी 1,20,000 की लागत है और उस पर जो अभी तक का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था वो 50,000 का था। तो आप जो बुक्स में दिखा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी दिखानी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 1,20,000 की मशीनरी थी जिस पर डिप्रिसिएशन आप लोग चार्ज कर चुके हैं 50,000 का। तो जब हम बुक्स में दिखाएंगे तो सिंपल सी बात है उस डिप्रिसिएशन को घटा करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल सा था, आपको बस इसको लेस कर देना था। 70,000 ये आप दिखाएंगे अपनी बुक्स में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ इंटेंगिबल एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, अमूर्त संपत्तियों की लागत को उसके अनुमानित जीवन काल में आवंटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन, ट्रायल बैलेंस। सिंपल सी बात है, तलपट तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल बाहर का शब्द हो गया जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उससे। डिप्लेशन नहीं होता, अभी देख लिया किसके लिए होता है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए होता है। तो यहाँ पर न डिप्रिसिएशन होगा, कौन सा हो जाता है? परिशोधन होता है, अमोर्टाइजेशन होता है जब हम बात कर रहे होते हैं इंटेंगिबल एसेट की। तो जैसे कि गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इन सब चीजों की। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, डिप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, कि किसी पर संपत्ति का मूल ह्रासयोग मूल्य किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट प्लस मार्केट वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, नन ऑफ द एबव। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो अभी तक मैंने ऐसे सिंपल से आपको 50K बता दिया था, 50,000 का, कि फर्नीचर की वैल्यू जो थी वो 50,000 रुपए थी। लेकिन उस पर अगर स्क्रैप वैल्यू भी लग रही होती है तो उस स्क्रैप वैल्यू को सपोज कर लीजिए यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू जो थी वो कितने की थी? स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर है 8,000 की। अगर आपकी स्क्रैप वैल्यू यानी कि लास्ट में अवशिष्ट मूल्य जो बच रहा है वो 8,000 होगा, अगर वो भी दे रखा है तो तब डिप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो ये 8,000 को हम लेस कर देंगे और 10% चार्ज करना है, 8,000 को लेस करके 10% इस पर हम चार्ज करेंगे। तो कितना बचेगा हमारे पास? 42,000 का बचेगा। अब इस 42,000 का 10% निकलेगा, कितना आ जाएगा? 4200 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर स्क्रैप वैल्यू दे रखी होगी तो आपको उसको ध्यान में रखना है, उसको लेस कर देना है। और अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखे होते हैं तो उसको ऐड कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्रैप वैल्यू को घटाएंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस तो उसको हम ऐड करेंगे।
उसके बाद वहाँ निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू डिप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ डिप्रिसिएशन एक्सेप्ट। मूल्यह्रास की गणना के लिए इनके सभी आवश्यक है सिवाय इसके, यानी कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है डिप्रिसिएशन निकालने में। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल डेट है, कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू है, एस्टिमेटेड टोटल यूजफुल लाइफ टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ओनर्स। अपेक्षित निपटान तिथि है तो बिल्कुल पता होना चाहिए, लागत है, कॉस्ट भी पता होनी चाहिए और उसकी जो अवशिष्ट मूल्य है वही पता होना चाहिए। वर्तमान और भावी स्वामियों के लिए अनुमानित कुल उपयोगी जीवन इससे मतलब नहीं है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8,000 विद एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है 6,700 एंड सेल प्राइस ऑफ रुपीज 2,000 वुड रिजल्ट इन अ। यहाँ पर कह रहा है 6,700 के संचित मूल्य ह्रास, यानी कि डिप्रिसिएशन जो है उस पर कितना है 6,700 का है। फिर कह रहा है कि 2,000 के विक्रय मूल्य के साथ 8,000 की लागत वाले उपकरण की बिक्री से क्या होगा। यानी कि कोई भी जो आपके पास इक्विपमेंट है वो 8,000 की उसकी कॉस्ट है, उसको 2,000 में आप विक्रय कर रहे हैं, उसका डिप्रिसिएशन कितना था 6,700 का। तो अब आपसे ये कह रहा है कि किस तरह से का इफेक्ट पड़ेगा अगर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं। तो गेन होगा 2,000 का। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपसे ये जो पूछ रहा है कि आपके पास डिप्रिसिएशन 6,700 का है, आप जब उसको बेच रहे हैं तो वो चीज़ कितने की रह गई है, आपकी सिर्फ 2,000 की ही रह गई है। तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर आप रह गई है तो सिंपल सी बात है, सेल वैल्यू उसकी कितनी आ रही है, अब 2,000 की आ रही है। तो टोटल कितनी हो जाएगी 8,700। और यहाँ पर जो उसकी कॉस्ट थी, यानी कि जो आपने खरीदी थी तब 8,000 की थी, और यहाँ पर अब जो आप जो उसको सेल करेंगे उस टाइम पर उसकी वैल्यू 8,700 तो 700 का क्या हो जाएगा, गेन होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ रुपीज 700। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिप्रिसिएशन टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिप्रिसिएशन के बारे में अब कोई भी आपको डाउट नहीं होगा किसी भी तरह का। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप उसको आसानी से डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो 3rd ईयर है और जो 5th ईयर है उसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का शेयर और हाइप कर दिया करिए। आप लोग हाइप नहीं करते हैं वीडियो को, प्लीज़ हाइप कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।